एपिसोड 243, 244 रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। वहीं बाकी सबको भी जलन हो रही थी कि काश ईशानी उनकी बहू होती तो आज इतना सारा कीमती खजाना उनके पास होता। बाकी खजाना भी बहुत वैल्यूएबल था, जिसमें कई 1000 साल पुराने एंटीक और पेंटिंग थी, जिसे देखकर सबकी आंखों में जलन और लालच था कि काश ये सब उनका होता, क्योंकि सभी चीजें लगभग 2000 करोड़ की थी। जितना इन एंटीक चीजों का कीमत था उतना तो उनके सारी प्रॉपर्टी का कीमत था। मिंती जी को तो अब और भी जलन हो रही थी। अब आगे कल्पना जी और कनक जी को बहुत सारे लेडीज घेर कर खड़े थे। उन्हें उनसे जलन हो रही थी, पर वो सब जानती थी कि वो उनके सामने ये दिखा नहीं सकती थी। एक लेडी बोली, सच में आपकी बहू बहुत रिमार्केबल है। ये सभी एंटीक चीजें पाने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस और कनेक्शन की भी जरूरत होती है। ऐसे अनीति चीजें तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है जितना आपकी बहू ने गिफ्ट दिया है। एक और लेडी ने कल्पना जी से मजाक करते हुए बोली। उनकी बात सुनकर कल्पना जी और कनक जी स्माइल कर रहे थे। एक लेडी बोली, वैसे क्या आपकी बहू की कोई बहन है? मेरा बेटा भी सिंगल है और उसने अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। एक लेडी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए पूछा। तो सबको हंसी आ गई। अब जब सबको पता चल गया कि वो ईशानी की तरफ नहीं देख सकते हैं, तो वो सब भी चाहते थे कि इस लड़की की अगर कोई बहन हो तो उसकी शादी उनके बेटे से हो जाए। इतनी टैलेंटेड और पावरफुल लड़की की बहन होगी तो वो भी तो अच्छी होगी। अगर इस लड़की की बहन ही उनकी बहू बन गई तो कितना अच्छा होगा। इतनी रिमार्केबल लड़की की बहन और राजवंश खानदान की होने वाली बहू की बहन को कौन अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहता होगा। नहीं, हमारी बहू की कोई बहन नहीं है, कनक जी ने सीधे सीधे कह दिया, ताकि ये लेडीज उन्हें और परेशान ना करे और उनकी बहू पर से अपनी नजरें हटा ले। मिंती जी खुनस से उन्हें देख रही थी। अगर ईशानी उनकी बहू होती, क्या ये सब हाई सोसाइटी की लेडीज इस वक्त उनके आगे पीछे इसी तरह नहीं घूम रही होती? मिंती जी को हमेशा से ही कनक जी से जलती थी, क्योंकि जब वो नरेंद्र जी से शादी करना चाहती थी तब नरेंद्र जी ने कनक जी से प्यार कर ले शादी कर लिया था, और मिंती जी की फैमिली की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। फिर जब मिंती जी की शादी राठी फैमिली में हो गई तो और भी अमीर और पावरफुल बन गई। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी अखिलेश जी से करना चाहती थी, पर कनक जी ने तो मुंह पे ही मना करके उन्हें बेइज्जत कर दिया कि उनका बेटा अपनी पसंद से शादी करेगा। फिर अखिलेश जी ने भी कल्पना जी से प्यार करके शादी किया। अब वो अपनी पोती मेहका की शादी मोक्ष से कराना चाहती थी, ताकि मेहका राजवंश खानदान में राज करे, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कनक जी और कल्पना जी ने भी उन्हें मना कर दिया और उनकी पोती मेहका उन दोनों को पसंद नहीं आए। पर वो सोच रही थी कि अगर ईशानी मोक्ष के काबिल ना हो तो अब भी मेहका के पास मौका हो सकता है, पर अब तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। ईशानी की इतनी सारी आइडेंटिटी जानकर अब उन्हें और भी जलन हो रही थी कि क्यों ईशानी उनके पोते को नहीं मिली। ईशानी जैसी पोता बहू तो वो डिजर्व करती है, गिर कनक को क्यों इतनी अच्छी पोता बहू मिली जो इतनी इन्फ्लुएंस रखती हो और इतना पावरफुल हो। सबकी नजर वहां रखी ट्यूनिक चेस सेट पर गई तो सबकी नजर ईशानी पर चली गई, जो मोक्ष की हाथ पकड़े खड़ी थी। मोक्ष तो उसे एक पल के लिए छोड़ना ही नहीं चाहता था। मोक्ष धीरे से नीचे झुककर बोला, बीबी तुमने मेरे लिए ये चेस सेट बनाया था। अगर मुझे पता होता कि तुम ही चेस मास्टर ईरा हो तो मैं इस सेट को यहाँ कभी नहीं रखता और ना ही किसी को उसे देखने भी देता। मैंने सोचा तुमने इसे कलेक्ट किया है, वैसे तुम अपनी ये आइडेंटिटी कब बताने वाले थे मुझे? हाँ, ये कहकर उसने ईशानी की चेहरे पर आती हुई बालों को पीछे किया तो ईशानी उसकी तरफ देखकर प्यार से बोली, हाँ मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था, पर अगर ये दादाजी को पसंद है तो इसे यहीं रहने दो, वो यहाँ क्लब में इससे मैच खेल सकते हैं। तुम्हारे लिए मैं एक एयर बना दूंगी और मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाली थी जब तक कि तुम खुद पता ना कर लेते। ये कहते हुए उसने एक मॉकिंग स्माइल मोक्ष को पास कर दिया। उसकी बात सुनकर मोक्ष बोला, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो यही सेट चाहिए। तभी दादाजी उन दोनों के पास आकर बोले, तुम्हें क्या चाहिए? और क्या तुम हमारी पोता बहू को थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ सकते? मुझे ये ट्यूनिक चेस सेट चाहिए, इसे मेरी बीबी ने प्यार से मेरे लिए बनाया था, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा, ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, मोक्ष ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दादाजी ईशानी की तरफ देखकर फिर मोक्ष को देखकर बोले, तो क्या हुआ अगर मेरी बहू ने ये तुम्हारे लिए बनाया था? तुम इसे लेकर क्या करोगे? कहीं तुमने इसे खो दिया तो ये मेरे पास ही सेफ रहेगा। उनकी बच्चों जैसी बातें सुनकर ईशानी को हंसी आ रही थी। वहीं कल्पना जी और कनक जी भी उनके पीछे खड़े मुंह दबाकर रह रहे थे। आप चिंता मत करिए, मैं इसे आपने रूम में संभाल कर रखूंगा, मोक्ष ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दादाजी का मुंह बन गया। वो समझ गए कि उनका ये पोता उन्हें इस चेस सेट को रखने नहीं देगा। वो दुखी होकर उस गोल्ड पैटर्न ट्यूनिक चेस सेट को देखने लगे, जो बहुत खूबसूरत और ट्रिकी था। उन्हें अपने मन में उदासी महसूस हो रही थी, जैसे वो उस चेस सेट को छोड़ना ही नहीं चाहते हो। उन्हें इतना उदास देख ईशानी बोली, दादाजी क्या आपको भी ऐसी चेस सेट चाहिए? उसकी सवाल सुनकर दादाजी की आंखों में चमक आ गई।
वो ईशानी की तरफ देखकर बोले, क्या तुम मेरे लिए भी एक स्पेशल चेस सेट बना दोगी? मैं आपके लिए एक नया चेस सेट बना दूंगी, ईशानी ने स्माइल करते हुए कहा। तो नरेंद्र जी खुश हो गए। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, मुझे इससे भी अच्छा चेस सेट चाहिए जो तुमने इस नालायक के लिए बनाया है। इतना कहकर उन्होंने मुंह बनाकर एक चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ मोक्ष को देखने लगे। जैसे कहना चाहते हो, देखा मेरी पोता बहू मेरे लिए भी चेस सेट बनाने वाली है। कनक जी और कल्पना जी तो हंसने लगे थे उनकी हरकतें देखकर। तभी प्रकाश जी और राजन जी जो वहां उनके पास आ रहे थे, वो हंसते हुए बोले, क्या तुम अपने पोते से कम्पीट करना चाहते हो? उनकी चिढ़ाने वाली नजर को देखकर मोक्ष ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मेरी बीवी की टाइम बहुत कीमती है, आप उसे अपने लिए टाइम वेस्ट करके चेस सेट बनाने को कैसे कह सकते हैं? उन सबकी और मोक्ष की बातें सुनकर नरेंद्र जी चिढ़ गए और गुस्से से बोले, इससे तुम सबको क्या मतलब? ये मेरा और मेरी पोता बहू के बीच की बात है। फिर ईशानी की तरफ देखकर थोड़े चिंता बोले, बच्चा तुम सच में बनाओगी ना? उन्हें डर था कि कहीं उनका नालायक पोता उनके लिए सेट बनाने से मना ना कर दे। वहीं बाकी सब हैरानी और जलन में थे। मिस ईरा की बनाया चेस सेट जरूर एक मास्टरपीस होगी, और ये मास्टरपीस शायद फिर से चेस की दुनिया में हलचल मचा देगी। पर अफसोस, ये चेस सेट उनके लिए नहीं है। कितनी दुख की बात है। मुझे तुझसे बहुत जलन हो रही है। तुम्हें पता है तुम्हें कितना बड़ा खजाना मिलने वाला है? अगर बाहर की चेस की बड़े बड़े मास्टर्स को पता चल गया तो वो सब तुझे जलेंगे और तुझसे और तेरे पोते से उस सेट को खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, राजन जी ने जलन भरे भाव से कहा। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी का मूड और भी अच्छा हो गया। वो हंसते हुए बोले, आखिरकार मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो बना रही है, वो भी स्पेशली मेरे लिए। तो वो तो खजाना है ही, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसी चेस सेट से तुम सबके साथ एक मैच करूंगा और तुम सबको हराऊंगा। उनकी बात सुनकर प्रकाश जी और राजन जी का मुंह बन गया। ये बूढ़ा कभी अपनी तारीफ करने से नहीं चूकता, अब तो ये आसमान में उड़ने लगा है, दोनों ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी वहां पर स्टाफ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए। सब उस तरफ देखने लगे। उनके साथ अखिलेश जी भी आ रहे थे। स्टाफ ने उसे हॉल की सेंटर हाई टेबल पर रख दिया। उस बॉक्स पर कपड़ा था। नरेंद्र जी, कल्पना जी, कनक जी, नव्या और दक्ष समझ गए कि ये क्या है। सब सेंटर की तरफ बढ़ गए और चारों ओर खड़े हो गए। सबको जानना था कि ये क्या है जिसे सेंटर में इतना संभाल कर रखा जा रहा है। ये क्या है मिस्टर राजवंश? क्या इसमें कोई कीमती एंटीक चीज है? लगता है ये कुछ खास है जिसे इतनी संभाल कर रखा जा रहा है। मैं तो एक्साइटेड हूं कि आखिर इसमें क्या है। हॉल में सब ऐसे ही बातें कर रहे, सब जानने में लिए एक्साइटेड थे कि इसमें आखिर क्या है। अखिलेश जी ने सबको देखा जो बहुत एक्साइटेड थे, तो उन्होंने स्टाफ को इशारा किया तो एक स्टाफ ने उस पर से कपड़े को हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, सबकी आंखें तो कुछ पल के लिए जैसे उस चीज की चमक के आगे बंद हो गई। फिर धीरे धीरे हॉल में सब हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स को देखने लगे, जिसके अंदर एक पिरामिड शेप का ट्रांसपेरेंट रेयर रेड डायमंड था, जिसकी चमक उस पूरे हॉल में फैल गई थी। सब शौक और हैरान होकर उस डायमंड को देख रहे थे, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आई, ये तो वही सिंगल साम्राज्य की रेयर रेड डायमंड है ना? इसे तो हर कोई पाना चाहता है। 2 साल पहले गवर्नमेंट उसे ढूंढने के लिए बहुत रिसोर्सेज खर्चा किया था, पर उन्हें नहीं मिली। फिर पता चला कि किसी ने इस रेयर रेड डायमंड को ढूंढ लिया है। पता नहीं कितने रिसोर्सेज खर्च किया होगा उस इंसान ने। गवर्नमेंट के साथ साथ बाकी सब भी इस डायमंड जिसे मिला था उससे डायमंड खरीदने की कोशिश कर रहे थे। सबको लगा था कि गवर्नमेंट इसे हासिल करके म्यूजियम में रखेगी या इसकी ऑक्शन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट भी उस इंसान से डर के पीछे हट गई थी। और उन्होंने हाई ऑफिशियल के जरिए ये भी अनाउंस किया था कि कोई भी रेयर रेड डायमंड को पाने की कोशिश ना करे। ये भी अफवाह थी कि लंदन के प्रिंस भी इस रेयर रेड डायमंड को पाना चाहने रहे, जिस वजह से उन्होंने इस डायमंड की ऑनर को 2000 करोड़ ऑफर किया था ताकि ऑनर इसे बेच दे। पर कुछ ही घंटे में प्रिंस डरकर पीछे हट गया, क्योंकि इस डायमंड का ऑनर लंदन के प्रिंस से भी पावरफुल था, जिसने लंदन के प्रिंस को भी डरा दिया था, जिस वजह से उसे माफी मांगनी पड़ी थी। इसका मतलब, ये कहकर वो आदमी रुक गया और हैरानी से ईशानी और मोक्ष की तरफ देखने लगा। बाकी सब भी हैरानी से ईशानी की तरफ देखने लगे। क्या सच में ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि गवर्नमेंट और इतने बड़े कंट्री की प्रिंस भी उसके सामने झुक गए? अब तो सबको राजवंश फैमिली से और भी जलन हो रही थी। तभी अखिलेश जी घमंड और प्राउड से बोले, ये वो सबसे कीमती एंटीक है जिसे मेरी बहू ने मुझे गिफ्ट किया है। वैसे तो मेरी बहू की दिया हर चीज कीमती है, जैसे कि उसकी बनाई पेंटिंग को मेरे लिए इस हाय से कीमती है, पर इसे मेरी बहू ने मुझे दिया है तो ये भी मेरे लिए स्पेशल है। उन्होंने बेशर्मी से झूठ बोल दिया। उन्हें इतनी बेशर्मी से झूठ बोलते हुए देखकर पूरा राजवंश फैमिली हैरान था। दक्ष तो चिल्लाकर कहना चाहता था कि आप झूठ बोल रहे हो डैड, ये आपके लिए नहीं बल्कि भाभी ने भाई के लिए गिफ्ट दिया था। वहीं कल्पना जी भी अपने पति की झूठ सुनकर हैरान थी और उन्हें गुस्से से घूर रही थी।
वहीं नरेंद्र जी को सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वो तो यही बोलने वाले थे कि ये गिफ्ट उन्हें उनकी बहू ने दिया है, पर उनके बेटे ने तो पहले ही बाजी छीन लिया और उसे आपने नाम कर लिया। मोक्ष तो आपने डैड को देख रहा था जिन्होंने बड़े सफाई झूठ बोल दिया था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वहीं ईशानी को सच में हंसी आ रही थी। मिंती जी तो अब जलन और गुस्से से पागल हो रही थी। वो ऋतिक के पास जाकर बोले, तुम बस देखते रहो, आज तक तुमने एक अच्छी लकड़ी तक नहीं चुनी आपने लिए। देखो उस लड़की को कितनी आउटस्टैंडिंग है, अगर तुम बेकार लड़कियों को पीछे नहीं भागते तो तुम आज उस लड़की के साथ होते। ऐसी लड़की जो इतनी पावरफुल और खूबसूरत है, अगर ये लड़की तुम्हारे साथ होती तो कितना अच्छा होता। इसकी अपीयरेंस ही बहुत पावरफुल है। उसके पास कितनी सारी आइडेंटिटी है जिसे पाने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, पर इस लड़की ने 20-22 की साल की उम्र में ही इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। इसकी हर आइडेंटिटी इंप्रेसिव और टॉप में है, जिसके आगे गवर्नमेंट भी झुक जाती है। वो कितनी पावरफुल होगी जरा सोचकर देखो। अगर ये हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो हमें कितना फायदा होगा। भला कौन होगा जो इस लड़की के हमारे घर की बहू बनने के बाद भी हमसे कम्पीट करेगा। जरा सोचकर देखो और दिमाग लगाओ कि कैसे तुम इस लड़की को इम्प्रेस करोगे। और अपनी आदत छोड़ दो, आज से तुम किसी भी लड़की को डेट नहीं करोगे। समझ गए मेरी बात? उसके सामने जेंटलमैन की तरह खुद को प्रेजेंट करो और अपना एक अच्छा काइंड स्वीट लड़के का इमेज क्रिएट करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मोक्ष कितना एग्रेसिव है, क्या पता मोक्ष उस लड़की को किस तरह से ट्रीट करता होगा। तुम उसके सामने अगर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करोगे तो क्या पता वो देख पाए कि तुम उस मोक्ष से बेहतर हो। दादी माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच में मिस ईशानी बहुत पसंद है। मुझे पहली बार लग रहा है कि मुझे सच में प्यार हुआ है, तो मैं उसे पाने की कोशिश तो जरूर करूंगा। ऋतिक ने ईशानी की तरफ देखकर बोला, जो एक पल के लिए भी मोक्ष से दूर नहीं हो रही थी। ऋतिक की आंखों में ईशानी को पाने की जिद साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो इतनी अच्छी लड़की को मोक्ष का होने नहीं दे सकती थी। मोक्ष जैसे घमंडी डेविल को इतनी प्यारी लड़की कैसे मिल सकती है? मोक्ष उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। उसकी बात सुनकर मिंती जी को अच्छा लगा कि चलो उनका ये पोता अब तो सुधर रहा है। वहीं हॉल में अभी तक भी सब बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि ईशानी कितनी इन्फ्लुएंस रखती है, जिसने इस रेयर रेड डायमंड को ढूंढ लिया। और तो और गवर्नमेंट और लंदन के प्रिंस भी उसके सामने झुक गए, और उसने इतनी कीमती एंटी को अपने फादर इन लॉ को गिफ्ट में दे दिया। मिस्टर राजवंश, आप बहुत लक्की हो जो आपको इतनी आउटस्टैंडिंग बहू मिली है। हाँ, इन्होंने आपने इतना कितनी तोहफा दिया है, सच में इम्प्रेसिव है। काश हमारे पास भी ऐसी कोई बहू होती। कोहू इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट देती, एक लेडी ने हंसते हुए कहा। तो बाकी सब भी उनकी बातों में सहमत होते हुए हंसने लगे। वहीं अखिलेश जी को तो गर्व महसूस हो रहा था। सब उनकी और उनकी बहू की तारीफ जो कर रहे थे, जो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो सबकी बातों को एंजॉय कर रहे थे, तभी उनकी नजर मोक्ष पर गई को उन्हें अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। जैसा कहना चाहता हो, जितना इस झूठ में उड़ना है उड़ लीजिए। सच तो ये है कि मेरी बीबी ने ये सब मुझे गिफ्ट किया था। उसे देखकर अखिलेश जी का मुंह बन गया। उन्होंने मोक्ष को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और सबके पास आ गए और बोले, सॉरी पर मेरी बहू जैसी बहू मिलना नामुमकिन है। मेरी बहू जैसी कोई हो ही नहीं सकती। इतना कहकर वो कल्पना जी के पास खड़े हो गए। वहीं उनकी मुंह से अपनी बहू के लिए इतना तारीफ सुनकर सब हैरान थे। आज पहली बार अखिलेश जी ने कोई सरकास्टिक बात कही थी, क्योंकि पहले तो वो हमेशा स्ट्रिक्ट और गुस्से में रहते थे। ये गुण उनके अंदर नरेंद्र जी से ही आया था। हाँ, ये तो सही है। भला इतनी अच्छी लड़की कोई और हो सकती है क्या, जिसके पास इतनी सारी आइडेंटिटी हो और जिसकी स्किल इतनी आउटस्टैंडिंग हो? हम बिल्कुल भी उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे तो भी हम डाउट है कि हमारे अंदर इतनी स्किल नहीं है। हाँ, और तो और ये अनबिलीवेबल है कि किसी और लड़की के पास मिस ईशानी जितनी नहीं तो उनकी तरह आधा भी एकम्प्लिशमेंट होगी। सब ऐसे ही बात करने लगे। वहीं कल्पना जी अखिलेश के हाथ पर धीरे से चिकोटी काटकर बोली, ये आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। वो गिफ्ट हमारे बेटे के लिए था और आपने कहा कि उसे ईशानी ने आपको गिफ्ट दिया था। क्या आप हमारे बेटे की गिफ्ट पर नजर नहीं डाल रहे हैं? उसकी बात सुनकर अखिलेश जी का मुंह बन गया। इसमें क्या है, ये लड़का ऑलरेडी ईशानी के साथ खड़ा है और तारीफें बटोर रहा है। उसे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा कि गिफ्ट किसके लिए था। इतना कहकर उन्होंने बेशर्मी से उनकी बातों को टाल दिया। तो कनक जी और कल्पना जी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें हंसी आ रही थी कि कैसे ये दोनों बाप बेटे आपने ही बहू का दिया हुआ गिफ्ट को आपने पोते और बेटे से छीनकर आपने नाम में कर रहे हैं। वहीं मोक्ष ईशानी को पकड़ के खड़ा था। तभी ईशानी को एक कॉल आया तो वो थोड़ी दूरी पर चली गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर था। वो बात करते हुए दूसरी तरफ चली गई थी, पर मोक्ष की नजर तो बस ईशानी पर ही था। तभी उसके सामने एक लड़की आ गई। हेलो मिस्टर मोक्ष, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? उस लड़की के सामने आने की वजह से मोक्ष ईशानी को देख नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सामने देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि मेहका अपनी होठों पर एक बड़ी सी स्माइल लिए खड़ी थी।
उसे देखकर मोक्ष को हाथों की मुठिया गुस्से में कस गई। सामने से हटो, उसने अपनी भयानक आवाज में कहा। तो मेहका एक पल के लिए डर गई, फिर अपने डर को काबू में करके बोली, मिस्टर मोक्ष, मुझे बस आपसे थोड़ी देर बात करनी थी। एक्चुअली क्या आप मिस ईशानी को बोल सकते हैं, मुझे कुछ वक्त के लिए गाइडेंस देने के लिए। मेहका जानती थी मोक्ष उससे ऐसे तो बात नहीं करेगा, और ना ही वो मोक्ष के पास जा सकती थी, इसलिए उसने ईशानी के जरिए मोक्ष के पास जाना सही समझा। अगर वो ईशानी के आसपास रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे मोक्ष के करीब जा सकती है। फिर जब वो मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी तो ईशानी को उनकी जिंदगी से बाहर फेंक देगी। उसे ये भी पता था कि उसकी दादी माँ क्या चाहती है। अगर वो मोक्ष के साथ रिलेशन में आ गई तब ईशानी के पास ऋतिक उसका हमदर्द होगा, जिस पर मिस ईशानी डिपेंड हो सकती है। ये और भी अच्छी बात होगी। एक तो मोक्ष उसका हो जाएगा और दूसरा ईशानी उसके भाई को मिल जाएगी। दोनों तरफ से उनकी फैमिली को ही फायदा है। वो बस ये सोच सोचकर अभी से खुश हो रही थी। उसे कोई होश नहीं था और ना ही उसने सामने देखा था जहां अब मोक्ष नहीं था। मोक्ष उसे इग्नोर करके वहां से चला गया था। जब उसे किसी की आवाज से होश आया उसने सामने देखा जहां मोक्ष था, अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई। वो इतनी खूबसूरत थी तो मोक्ष उसे बिना एक नजर देखे यहां से कैसे जा सकता है। क्या वो उसकी खूबसूरती से थोड़ा सा भी इम्प्रेस नहीं हुआ? वहीं उसे गुस्से से पैर पटकते हुए देखकर डर खड़ी चारू को हंसी आ रही थी। वहीं रोशनी बिना किसी भाव के खड़ी थी। यूं लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, इसे क्या लगता है कि मोक्ष इसकी इस छोटी मोटी स्कीम में फंस जाएगा। देखो तो इसे तो आपने गुस्से पर भी कंट्रोल नहीं है। रोशनी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे अच्छे से पता था आपने आपको कैसे कैरी करना है। अगर वो ईशानी से मोक्ष को छीनना चाहेगी तो वो एक फेयर कंपटीशन करना चाहेगी। ऐसी बेवकूफों की तरह छोटी मोटी स्कीम करना, वो भी बच्चों की तरह, क्या पागलपन है। उसने इतना सोचकर अपना सिर घुमा लिया, पर उसे पता था कि ईशानी उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। वहीं ईशानी ने जैसे ही फोन रखा उसे आपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुआ, तो वो पीछे मुड़ी तो उसके सामने ऋतिक मुस्कुराते हुए खड़ा उसे देख रहा था। उसे आपने पीछे देखकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी तो ऋतिक उसके सामने आ गया और एक जेंटल स्माइल आपने चेहरे पर लिए बोली, मिस ईशानी, आप सच में रिमार्केबल है। आपके पास इतनी सारी स्किल है और आइडेंटिटी है, और आप सच में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सच में आप बहुत आउटस्टैंडिंग है। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों है? अगर आप चाहे तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। वो जितना हो सके अपनी टोन को पोलाइट रखने की कोशिश कर रहा था ताकि ईशानी गुस्सा ना हो जाए। उसकी नज़र ईशानी की खूबसूरत चेहरे पर से तो हट ही नहीं रही थी। उसे ईशानी पास से और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। ईशानी तो उसे स्वर्ग से आए किसी परी की तरह लग रही थी, पर अगर उसे ईशानी की डेविल साइड पता होता तो वो उसे देखने की हिम्मत भी नहीं करता। टीयर्स ऑफ जॉय ग्रिन। ईशानी को गुस्सा आ रहा था। वो बिना भाव के बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, नाउ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर ईशानी उसे क्रॉस करके आगे जाने लगी। उसे जाते देखकर ऋतिक जल्दी से उसके पास आने लगा और बोला, मैं सच में आपकी अचीवमेंट को एडमायर करता हूँ। आप सच में एक्सीलेंट है। मुझे बस आपको जानना था कि आपने इतना सब इतनी कम एज में कैसे अचीव कर लिया। ऋत्विक ईशानी की तारीफ करके उसे इम्प्रेस करना चाहता था। उसे जितना पता था लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो ईशानी को भी उसकी तारीफ करना अच्छा ही लगेगा। वैसे भी वो मोक्ष जैसा रूड इंसान क्या कभी ईशानी की तारीफ करता होगा? पर उसकी बातें सुनकर तो ईशानी को गुस्सा आ रहा था। वो समझ गई थी कि ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कोई और भी था जिसकी मुठिया गुस्से से कसी हुई थी। ये मोक्ष था जो ईशानी को ढूंढते हुए आया था। पर जब ऋतिक ईशानी के पास गया, मोक्ष वहीं खड़ा हो गया। उसने ऋत्विक की सारी बातें सुना था। उसे ऋतिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसकी बीवी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने की, जबकि इसे पता है कि वो किसकी है। मोक्ष आगे चला गया। वहीं जब ऋतिक ने देखा कि ईशानी उसकी बात नहीं सुन रही है तो उसने उसकी हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। तभी उसकी फेस पर एक पंच पड़ा जिसकी इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ऋतिक खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। वो गुस्से से मोक्ष की तरफ देखकर अपनी जगह से उठकर बोला, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर राजवंश? आपने मुझे क्यों मारा? भले ही आप मोक्ष राजवंश है, पर भूलिए मत हम भी ऋतिक राठी है। बिना किसी गलती के आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। ऋतिक ने बस मोक्ष को गलत ठहराया, पर उसने उस पर अटैक नहीं किया। बल्कि वो तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब ईशानी के आगे मोक्ष का इमेज डाउन हो जाएगा। अब ईशानी को समझ आ जाएगा कि मोक्ष कितना रूड और अग्रेसिव है। पर मोक्ष ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और ठंडे भाव से उसे देखते हुए बोला, आगे से मेरी बीवी से दूर रहना, वरना तुम्हारा बॉडी भी तुम्हारे फैमिली को नहीं मिलेगा। ऋतिक कुछ कहने वाला था उससे पहले ईशानी बोली, मेरे हब्बी ने को कहा उसे याद रखिएगा मिस्टर वाटेवर। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि ईशानी को ऋतिक का नाम याद नहीं था, और ना ही उसने जब अपना नाम कहा उस वक्त उसने ध्यान दिया था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो आपने हब्बी पर था।
इतना कहकर उसने मोक्ष के हाथ को पकड़ लिया, वहां से चली गई। ईशानी जानती थी मोक्ष कितने गुस्से में है। उसे तो ऋतिक पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं ऋतिक तो किसी बेवकूफ की तरह खड़ा था। वहीं दूर खड़ा रोशन ये सब देख रहा था। मोक्ष और ईशानी वहां से चले गए थे। मोक्ष को तो हंसी आ रही थी कि उसकी बीवी को उस लड़के की नाम तक याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मैंशन में गेस्ट रूम में सौदामिनी जी गुस्से से उबल रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नहीं नहीं, मैं अपनी इतनी साल की प्लानिंग को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये लड़की मेरे पूरे खेल को बर्बाद कर देगी। सालों पुराना राज कभी बाहर नहीं आ सकता। अगर किसी के आगे सच्चाई आ गई तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और ये प्रिया, ये भी किसी काम की नहीं है। ये यहाँ बचपन से है, फिर भी घर के सभी लोग इसके हाथ में क्यों नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब करो।